तो पिछली वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं वैदिक काल को और वैदिक काल की जो राजनीतिक दशा है उसको हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक दशा के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग वैदिक काल की राजनीतिक दशा को सॉरी सामाजिक दशा को, आर्थिक दशा को और धार्मिक दशा को। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक दशा, हम लोग आर्थिक दशा और हम लोग देखेंगे धार्मिक दशा को और लगभग 15 मिनट के अंदर तो सब पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे और इसी के साथ वैदिक काल का अंत भी हम लोग कर देंगे आज ही। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं वैदिक काल की सामाजिक दशा को। सामाजिक दशा मतलब कि वहाँ का समाज कैसा था, मतलब जैसे अभी की बात करें तो हमारा समाज अभी कैसा है, रूढ़िवादियों से भरा हुआ है, लोक धर्म से भरा हुआ है। उस समय का समाज की बात करें तो इतिहास में आपको दो चीजें याद रखनी है, दो जगह याद रखने हैं जहाँ पर की जो समाज था या सभ्यता थी वो महिला प्रधान थी। एक तो जिक्र मिलता है हड़प्पा सभ्यता में कि वो सभ्यता जो है वो मातृ सत्तात्मक था, यानी कि वो सभ्यता महिला प्रधान देश था, महिला प्रधान समाज था वो समाज, वो सभ्यता। और हम लोग आगे देखेंगे एक सातवाहन को, वहां पर भी सातवाहनों के शासनकाल में भी मातृ सत्तात्मकता को देखा जाता है। परंतु अगर बात करते हैं ऋग्वैदिक काल तो यहाँ का समाज हमारा पितृ सत्तात्मक था, है ना, या फिर पुरुष प्रधान था। ठीक है, तो पुरुष प्रधान ये देश था। अरे यार देश नहीं था, मतलब काल था। पुरुष प्रधान था। और उत्तर वैदिक काल मतलब क्या, इसी के बाद ही काल तो था, तो यहाँ पर भी सब कुछ सेम ही था। ठीक है, अगर कुछ अलग हो तो मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे। चलो भाई थोड़ा सा और देखते हैं। अब इस समाज में अगर हम लोग बात करें वर्ण व्यवस्था की, कि यहाँ पर अभी जैसे अभी की बात करें तो अभी ओबीसी जनरल ये सब बटा हुआ है, तो क्या उस समय भी कास्ट रिजर्वेशन वगैरह चलता था, है ना। तो उस समय की बात करें तो उस समय भी चलता था, परंतु वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कर्म पर आधारित थी, मतलब, है ना, कर्म प्रधान थी। मतलब कि हमारे कर्म के आधार पर डिसाइड होगा कि हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या शूद्र हैं। हम गंदे काम कर रहे हैं तो हम शूद्र होंगे, मतलब कि एक ही परिवार में एक पुरोहित, एक क्षुद्र, एक वैश्य, ऐसे हो सकता है। और इसका जो साक्ष्य है वो मिलता है हम लोगों को ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। बस और क्या। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम तो था, परंतु बस सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ यहाँ पर सब कुछ सेम हुआ, बट ये हो गया हमारा जन्म प्रधान। जन्म प्रधान का क्या मतलब हुआ, जन्म प्रधान का मतलब हुआ कि जन्म हम जिस परिवार में ले लिए वही हमारा वर्ण है। हम अगर किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिए तो हमारा ब्राह्मण ही धर्म हो जाएगा, परंतु यहाँ पर क्या होता था, हम भले ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए परंतु हमारा कर्म जैसा होगा उस आधार पर हमारा धर्म या फिर हमारा वर्ण जो है वो डिसाइड होगा। उस समय के महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही बढ़िया थी, मतलब वैदिक काल मतलब बहुत अच्छा था उस समय महिलाओं की स्थिति। शिक्षा का अधिकार यानी कि उपनयन संस्कार यानी शिक्षा का अधिकार उन लोगों को प्राप्त था। 3 बड़े फेमस नाम हैं, घोषा, अपाला और विश्वधारा। घोषा, अपाला और विश्वधारा। घोषा, अपाला, विश्वधारा। विश्वधारा, ये 3 जो महिलाएं हैं ये बहुत ही बुद्धिमान महिलाएं हैं जो कि उस समय के ग्रंथ वगैरह को लिखी हैं। तो आप समझ सकते हो कि उतने पुराने समय पर ये 3 जो है महर्षि थी, मतलब, है ना, महर्षि, समझ रहे हो। और अभी के ज़माने में
पापा, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। बाल विवाह और बहु विवाह उस समय ऐसा नहीं था। पति के साथ राजनीति में भी महिलाएं भागीदारी करती थीं, परंतु वैदिक काल में आने पर पतनशील स्थिति हो गई। महिलाओं का पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब कि स्थिति बैड थी। इट्स नॉट गुड। उपनयन संस्कार की बात करें तो ये समाप्त। अगर हम बात करें बाल विवाह की तो इसका प्रचलन शुरू हो गया। तो बाल विवाह का प्रचलन भी यहाँ शुरू हो गया। पति के साथ राजनीति में भागीदारी भी समाप्त हो गई इसके बाद उत्तर वैदिक काल में। आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्षुद्रों की स्थिति कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था के कारण बहुत अच्छी थी। क्षुद्र यानी कि जिसका कर्म बेकार है वो क्षुद्र। तो इस कारण उस समय क्षुद्रों की जो स्थिति थी वो कंपेरेटिवली ठीक थी, है ना, उनसे बस कुछ काम कर लिया जाता था। परंतु यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर जन्म मतलब तुम अगर क्षुद्र के यहाँ जन्म ले लिए तो तुम क्षुद्र हो गए, ऐसा सिस्टम था। तो यहाँ पर क्योंकि जो क्षुद्रों की निर्धारण है वो जन्म प्रधान था, इसलिए स्थिति अच्छी नहीं थी यानी कि दयनीय लिख सकते हो। ठीक है, आगे अगर बात करें तो मनोरंजन के लिए शिकार वगैरह करते थे, संगीत गाते थे, नृत्य करते थे, नाचना गाना झिंगर वाला हुलू लुलू करते थे, अपना जो है कि शिकार और मछली मारना ये सब करा करते थे। और यहाँ पर भी सब कुछ सेम था। ठीक है, सेम था। अब आते हैं थोड़ा सा आर्थिक दिशा देख लेते हैं। आर्थिक दिशा की बात करें तो हम लोग को पता है कि ऋग वैदिक काल में जो लोग थे वो आर्य थे, और आर्य क्या करते थे, वो घुमंतु जीवन जीते थे। घुमंतु जीते मतलब कि एक जगह गए, कृषि किया, खेत साफ किया, भाग जाओ, यानी कि आर्य घुमंतु थे। अतः कृषि इनका प्राथमिक पेशा नहीं था, द्वितीयक पेशा था। द्वितीयक पेशा था। आप कहोगे ठीक है, क्यों द्वितीयक था? क्योंकि ये घुमंतु जीवन जीते थे। लोहे की खोज के बाद उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के बाद लोग कुल्हाड़ी या हेन तेन उपकरण बनाने लगे, और इन उपकरणों के निर्माण के बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग कृषि स्थायी तौर पर करने लगे, एक जगह पर रहने लगे स्थायी तौर पर, और कृषि भी करने लगे। तो कृषि इनका हो गया प्राथमिक, मतलब कि ऋग्वैदिक काल में कृषि द्वितीयक था, परंतु यहाँ पर हो गया प्राथमिक। पशुपालन बात करें ऋग्वैदिक काल में तो पशुपालन ऋग्वैदिक काल में था प्राथमिक। ऋग्वैदिक काल में घुमंतु थे, ले लिया अपना एक ठो गैया, घोड़ा, गैया या फिर कुछ और बकरा वकरा और लेकर चराए जा रहे हैं, है ना। गाय को उस समय अगन्या भी कहते थे। बाकी आगे बढ़े तो पशुपालन उत्तर वैदिक काल में था द्वितीयक पेशा, द्वितीयक पेशा था। आगे बढ़े, हथकरघा उद्योग की बात करें तो बांस, लकड़ी, बर्तन, रथ निर्माण, क्योंकि युद्ध प्रिय थे, हमने देखा ही था। हड़प्पा सभ्यता को युद्ध में इन्होंने हराया था, तो युद्ध करके इन्होंने हराया था मतलब। तो रथ निर्माण वगैरह करते थे। बाकी बर्तन बनाना, बांस का, लकड़ी का, ये सब भी इनका काम था हथकरघा के अंतर्गत। और यहाँ पर भी सेम था, परंतु उत्तर वैदिक काल में क्योंकि लोहे वगैरह मिल गए थे, धातु शोधन और युद्ध के लिए सामान बनाते थे, कृषि उपकरण बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। आगे बढ़े तो सिक्के का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था, परंतु कुछ बड़े काम के लिए, कोई बहुत 100 गाय खरीदनी है तो 100 गाय खरीदनी है तो क्या करोगे, ये लोग क्या करते थे, महिलाओं के गले का एक आभूषण होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं निष्क। वो लोग निष्क के द्वारा मुद्रा, निष्क के द्वारा लेन देन करते थे, हम ये कह सकते हैं। जैसे अभी हम लोग पैसे के द्वारा लेन देन करते हैं किसी चीज का, उस समय निष्क के द्वारा होता था। आगे बढ़े तो यहाँ पर भी सेम था, परंतु यहाँ पर शतमान भी आ गया था। हमने पुराने वीडियो में देखा भी था कि वैदिक काल में निष्क और शतमान के सिक्कों का प्रयोग देखने को मिलता है। खैर,
ये तो हो गया आर्थिक दशा। आर्थिक दशा में हमने ये देखा कि ऋग वैदिक काल में प्राथमिक जो काम था वो पशुपालन था, परंतु उत्तर वैदिक काल में प्राथमिक कार्य पेशा वो क्या था? कृषि हो चुका था। कृषि ऋग्वैदिक काल में द्वितीयक था और इधर आके प्राथमिक। ये इधर पशुपालन, इधर प्राथमिक ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में द्वितीयक हो गया पशुपालन। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं कर वगैरह की, तो एक बलि नाम का कर दिया जाता था। अगर आपका मन है तो दो, नहीं तो मत दो। तो कर जो है वो ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक था, परंतु अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में तो यहाँ पर कर और भाग नाम का एक बाध्यकारी कर लगा दिया गया था, जो कि लगा देना ही देना पड़ेगा, है ना। जैसे कि अभी का सिस्टम है कि अभी हम लोग को कर देना ही पड़ता है, तो वो सिस्टम। बाकी आगे बढ़े। धार्मिक दशा की बात करें कि वहाँ का धर्म कैसा था, है ना, पूजा पाठ वगैरह कैसा था, तो सबसे पहले देखते हैं धर्म का स्वरूप कैसा था। तो ये लोग जो थे वो ये प्रकृति पूजक थे, ये प्रकृति की पूजा करते थे। और हम लोग अभी भी देखा जाए तो हम लोग अभी पत्थर की पूजा करते हैं। हम लोग अभी, मतलब पत्थर का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पत्थर प्रकृति की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हम बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं। तो अगर हम लोग एक शब्द में लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि ये प्रकृतिवादी थे, प्रकृति पूजक थे, और ये बहुदेववादी थे। हम्म, इधर ये प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे, परंतु धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती रही और उत्तर वैदिक काल में आने के बाद भी स्थिति सेम थी। मतलब यहाँ पर भी सेम कहानी चल रही थी। चलो भाई, इनके धर्म का उद्देश्य क्या था? इनके धर्म का उद्देश्य था आत्मज्ञान, या फिर कह सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होना। इनके धर्म का उद्देश्य था आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होना। और कुछ सीमित चीजें और थीं, वो थी भौतिकवादी। जैसे कि अभी हम लोग का जो पूजा करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है हमको कुछ मिल जाए, तो यहाँ पर भी भौतिकवाद चलता था। तो भौतिकवादी थे, भौतिकवाद व आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिकवाद व आध्यात्मिक ज्ञान ऋग वैदिक काल में जो था वो धर्म का उद्देश्य था। अगर उत्तर अभी भी हम लोग का वही है ना। आत्मज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान तो अभी धर्म का उद्देश्य नहीं है। अभी धर्म का उद्देश्य है कि मुसलमान हैं वो अलग, हम लोग अलग। बागेश्वर धाम जी कहेंगे हिंदू बचाओ, उधर वो लोग अलग चिल्लाएंगे। तो चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं एक दवाई का उपयोग करता हूँ, जिस दवाई का नाम है वेदांत। और वो दवाई देने वाले डॉक्टर का नाम है आचार्य प्रशांत। तो जरूर आचार्य प्रशांत को आप सुने। खैर, आगे बढ़ें। उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग आएंगे तो उत्तर वैदिक काल में भी सेम चीज़ चलती रहती है, कोई परिवर्तन नहीं। धर्म का उद्देश्य यहाँ पर भी सेम है, परंतु कर्मकांड की भूमिका यहाँ पर सीमित है। मतलब कि यहाँ पर जैसे कर्मकांड मतलब क्या, वही पितरों का पूजन और सब हेन तेन क्या क्या होता है ना हम लोग में, यहाँ पर सीमित है। परंतु यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड को बढ़ावा मिल जाता है। कर्मकांड बढ़ जाता है ना। पितरों की पूजन करना, और मतलब काफी कर्मकांड होते हैं ना यार हम लोग में, कि ऐसे पान के पत्ते में सुपारी लगा सो जाएंगे तो परीक्षा में पास हो जाएंगे, यूपीएससी निकल जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। खैर, पुरोहित वर्ग की भूमिका की बात करें तो पुरोहित वर्ग की भूमिका भी सीमित थी। पुरोहित वर्ग की भूमिका भी जो है वो सीमित थी। आगे बात करें, यहाँ पर तो पुरोहित वर्ग का जो पुरोहित वर्ग का भाव बढ़ गया। यहाँ पे पुरोहित वर्ग का जो है वो एक तरीके से भूमिका यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है।
आगे बढ़े देवी देवताओं की बात करें तो देवी देवताओं में हम लोग यहाँ पर 3 मुख्य देवताओं या कह सकते हैं देवी को देखते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी। ये लोग जो थे वो करते थे इंद्र की पूजा, ये करते थे अग्नि की पूजा, ये करते थे वरुण की पूजा। ठीक है, वरुण को ये कहते थे ऋतुओं का देवता, इंद्र को कहते थे क्या वर्षा का देवता, है ना। और अग्नि तो अग्नि है। अगर देवियों की बात करें तो एक तो थी निशा देवी, है ना, एक निशा देवी थी। और 2 और देवियां थी हम लोग के पास जिनका नाम था उषा और अरण्यी। उषा और अरण्यी। उषा और अरण्यी। अरण्यी। यहाँ पर आके थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, यहाँ पर 2 देवता हुए, रुद्र और प्रजापति। ठीक है, यही कहानी हमारी एक बोरिंग से काल की थी जिसका नाम था वैदिक काल। अब हम लोग शुरू करेंगे प्राग मौर्य काल को। प्राग मौर्य काल में हम लोग कुछ चीजें कल देखेंगे। खैर अभी के लिए तो वैदिक काल हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धार्मिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा को हमने देखा और निष्कर्ष यही निकल कर आया कि ऋग वैदिक काल जो था वो अब तक के काल का सबसे बेहतर काल था। सब मस्त रह रहे थे। और उससे भी बेहतर काल था हड़प्पा सभ्यता का काल। मतलब सब कोई शांति प्रिय था, मस्त जो है जीवन चल रहा है। सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे उसका पतन भी होता गया, मानवता का पतन होता गया। और आज तो खैर अभी देख ही रहे हैं क्या हाल है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।